बच्चे लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर पूरा ढंग से कर लिया था, हर किसी को पता चल गया था। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमर्स के बारे में पता है ऑलरेडी सबको। आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चा, कोई बताएगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग रहेगा, या फिर ये कोई स्पेशल अरेंजमेंट अलग रह जाएगी, तो इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। 10th क्लास में हमने सबसे पहली बार आइसोमर के बारे में जब पढ़ा था तो हमने पेंटेन का एग्जांपल देखा था। पेंटेन के एग्जांपल के अंदर हमारे पास क्या आया था कि एक लॉन्ग चेन हो सकती है ना। जैसे हमारे पास आइसोमर्स जब हम लिखते हैं तो क्या होता है बच्चा, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मान लो हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पे अगर जो पेंटेन लेते हैं तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन एटम्स, पांचों कार्बन एटम्स की तरफ हर किसी की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन लगाते थे। बिल्कुल 10th क्लास में यूं ही लिखा था हमने। अब इसका नाम क्या रखा था हमने, एन पेंटेन। अब ये एन क्यों लिखा था, जब हमने इसको एन पेंटेन लिखा था यहाँ पे, तो वो एन पेंटेन लिखने का लॉजिक क्या था। अगर मैं एन पेंटेन लिख रहा हूं तो वो एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो 5 कार्बन एटम है वो बिल्कुल सीधा सीधा एक लाइन में है, एक सिंगल चेन चल रही है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास, और ये एन पेंटेन आईयूपैक नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये कॉमन नेम है, ठीक है, क्योंकि आईयूपैक के अकॉर्डिंगली सिंपल हम पेंटेन लिखते हैं। अब इसी को अगर मैंने एक कार्बन एटम को इन चारों पांचों लाइन में से उठा के एक नीचे ब्रांच में लगा दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी C5H12 है इसका, लेकिन इसका जो कॉमन नेम आ गया वो क्या आ गया बच्चे, आइसोपेंटेन। आइसो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ब्रांच है। और ऐसे ही अगर एक ही कार्बन एटम के चारों तरफ CH3 लग गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी C5H12, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चा, नियोपेंटेन से, ठीक है। वो हमारे पास क्या आता है, नियोपेंटेन। तो जो ये नियो लग जाता है, ये किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक ही कार्बन एटम के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन एटम ही सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर बात है ये। तो ये जो है ये बेसिक सबसे ज्यादा इजीएस्ट मतलब जो हमारे पास एग्जांपल था ये आइसोमर्स के लिए था। अब जो हमारे पास आइसोमर्स शुरू होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइसोमर का बेसिक फंडा तो सबको समझ में आ गया कि सीधा सीधा क्या रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। यहां पर अब जब हम आइसोमेरिज्म को डिटेल में लेके जाते हैं तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म दो तरह का है बच्चे, कौन कौन सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमर में कितने तरह के होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इनको हम एक एक करके इन डेप्थ अभी डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के में डिवाइडेड होते हैं। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर से स्टार्ट कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये क्या होते हैं, the isomers with the same molecular formula but different structural arrangement of the group of atoms around the central ion is called structural isomers। नाम से ही पता चल रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफर होगा, स्ट्रक्चर डिफर करेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल क्या पहले मतलब फर्स्ट टाइप है जो इसकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसमें क्या रहेगा, the compound which have the same molecular formula but give different ions in the solution। अब ये कैसे, इसको देखो बच्चे एक बार, यहां पे हमारे पास दिख रहा है कि क्या है, कोबाल्ट अपना सेंट्रल एटम है, बिल्कुल ठीक है, Br अंदर है, NH3 ठीक है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ब्रोमीन भी और NH3 भी। और जो सल्फेट है वो क्या है बच्चा, इसके अंदर जो हमारे पास ये बाहर लगा हुआ है सल्फेट, ये क्या है, ये इसका काउंटर आयन है। तो अगर मैं इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो हमें क्या पता है कि ये जो काउंटर आयन होता है ये एनायनिक पार्ट की तरह डिसोसिएट करेगा SO4 नेगेटिव में, और वो वाला पूरा अपना कैटाइन की तरह डिसोसिएट करेगा, आयनाइज होगा इस तरीके से। लेकिन अब इसी में अगर मैं इसके, ये पता चला ये इसी तरीके से होगा, इट विल गिव द टेस्ट ऑफ SO2 नेगेटिव, दैट इज सल्फेट आयन का टेस्ट ये देगा, क्योंकि सल्फेट आयन का कौन सा कंपाउंड टेस्ट दे सकता है जिसके अंदर वाटर में डिसॉल्व होने के बाद सल्फेट आयन डिसोसिएट हो रहा हो, तो ये वाला सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, जो हमारा पेंटाअमाइन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट है, ठीक है। इसका कलर कौन सा होता है, रेड वॉयलेट। अब देखना यहां पे गिन के देखो एक बार, कोबाल्ट, एक ब्रोमीन, 5 NH3 और एक SO4, यही है।
अब सेम है बिल्कुल अंदर, दूसरे वाले में देखो, एक कोबाल्ट, 5 NH3, एक ब्रोमीन और एक SO4। गिनती तो बिल्कुल सेम है, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज लिखूंगा तो बिल्कुल सेम है, लेकिन फर्क क्या हो गया, यहां फर्क पड़ गया है कि जो ये हमारा SO4 काउंटर आयन था अब ब्रोमीन काउंटर आयन हो गया। तो ये जब वाटर के अंदर डिसोसिएट करेगा तो ये Br नेगेटिव में टूटेगा, SO4 में नहीं। अपने को पता है कि ये वाला जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ये तो आइडेंटिटी लूज ही नहीं करेगा, ये आयनाइज नहीं होने वाला है। तो यहां पर ये Br जो है वो Br नेगेटिव करके डिसोसिएट कर जाएगा, और जब ये Br नेगेटिव में डिसोसिएट अगर करेगा तो Br नेगेटिव का फिर ये हमारे को टेस्ट देने वाला है। समझ में आई है? ऊपर वाला जो था वो सल्फेट का टेस्ट दे रहा था, ये वाला हमारे पास क्या देगा, ब्रोमीन आयन का टेस्ट देगा। डन है? और इसका जो कलर भी है वो कैसा है, रेड कलर है। क्लियर है बच्चा? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ठीक है, तो हमारे पास जो ये पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट 3 ब्रोमाइड है ये ब्रोमीन आयन का टेस्ट देगा, और जो ऊपर वाला था हमारे पास पेंटा अमाइन जो ब्रोमाइडो कोबाल्ट सल्फेट वो सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट आयनाइजेबल पार्ट डिफरेंट है, काउंटर आयन अलग हो गया। क्लियर बात है बच्चा? सिंपल एग्जांपल था, समझ में आ रहा है? मतलब उसकी प्रेजेंस हो गई। हाँ, टेस्ट का मतलब यही होता है, अगर हम ये कहते हैं कि कोई किसी चीज का टेस्ट दे रहा है मतलब उसके लिए वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो चीज वहां प्रेजेंट है। जैसे सल्फेट आयन का टेस्ट तभी मिल सकता है जब सल्फेट आयन में डिसोसिएट, मतलब सल्फेट आयन डिसोसिएट हो रहा होगा वाटर के अंदर। ब्रोमीन आयन टेस्ट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वहां Br नेगेटिव आयन डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलेगा, है ना? तो जब काउंटर आयन होंगे ये वाले तभी उस फॉर्म में हमें मिलेंगे और उसी के हिसाब से हमें टेस्ट मिलेगा। डन है बच्चा? किसी को परेशानी? सेम इसी तरीके का ये नीचे वाला एग्जांपल है, इसको भी देख सकते हैं। ये हमारे पास जो दूसरे वाला एग्जांपल है इस पे ध्यान दो एक बार। यहाँ पे है हमारे पास COCl2 NH3 NO2, यहाँ पे हमारा NO2 पार्ट है वो काउंटर आयन है, और यहीं NO2 अंदर जाके अगर Cl बाहर आ जाता है तो Cl काउंटर आयन है। एक NO2 का टेस्ट देगा, एक Cl नेगेटिव के लिए टेस्ट देगा। डन है? बात समझ में आ गया ये आयनाइजेशन आइसोमर के बारे में? क्लियर है बच्चा सबको? इसके बाद है हमारा सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दे compounds, basically these compounds which have the same molecular formula but differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to metal ion or merely present as free solvent molecule in the crystal lattice are called solvate isomer। इसमें क्या है, यहां देखो, यहां पर क्रोमियम के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली बॉन्डेड है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रही है सेंट्रल एटम के साथ। यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल क्रोमियम के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये नहीं बना रहा है, ये सिर्फ वहां पर प्रेजेंट है। यहां पर, और इसमें एक और गड़बड़ है, यहाँ 6 होना, अच्छा 3 और 3 6 है, 5 1 6, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कितना है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे ये जो बाहर है ये Cl के साथ लिखा हुआ है। तो इन चारों के अंदर अगर तुम देखोगे इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल, 1 बाहर है, 4 वाटर मॉलिक्यूल, 2 बाहर है। इन सब के अंदर अगर देखोगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये वालों में ये सिर्फ बाहर काउंटर आयन की तरह प्रेजेंट है, और हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल तो आयनाइजेबल पार्ट भी नहीं है, वो सिर्फ उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ अटैच्ड है, बॉन्डेड नहीं है पूरे तरीके से, वो सेंट्रल मेटल के साथ बॉन्डेड नहीं है। इट इज जस्ट merely present with the coordination compound, it is not bonded with the central atom। तो जब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। क्लियर है बच्चा? फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में हमारे पास क्या रहने वाला है, देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आएगा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन कंपाउंड कंटेनिंग बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज इन आइसोमर्स डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट। ऑलमोस्ट मिलता जुलता आयनाइजेशन जैसा, देखना अब इसे में, यहां कोबाल्ट के साथ NH3 लगा हुआ है, क्रोमियम के साथ Cn लगा हुआ है, यही है, और वहां पर क्रोमियम के साथ NH3 लगा हुआ है और कोबाल्ट के साथ Cn लगा हुआ है। हुआ क्या बचा? समझ में आया सबको? दिखा क्या हमने? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जो अंदर मतलब लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये आपस में स्विच हो गए हैं सेंट्रल एटम के साथ, बस यही हुआ है, और स्विच हो गए तो ये बन गया। ये एक सिंगल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ये भी एक सिंगल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। द ओनली डिफरेंस है कि उनके लिगेंड्स सेंट्रल एटम के साथ अलग अलग तरीके से बॉन्डेड है, स्विच हो गए एक दूसरे के साथ।
हाँ जी, आइसोमर हुए ना ये आइसोमर। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर इसका लिखोगे तो कैसे लिखोगे? CONH3 6 CrCN6, पूरा कंबाइन करके लिखोगे। इसमें भी देखो CrNH3 6 COCN6। अब हम जब लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसमें स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ी यूज करते हैं। अगर मैं सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि COCrNH3 6 CN6 लिख सकता हूँ। कैटायनिक पार्ट जो अपना मेटल वाला पार्ट है वो पहले आएगा, नॉन मेटल वाला लिगेंड्स वाला पार्ट साइड में आएगा। उसमें हम ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कौन सा किसके साथ बॉन्डेड है, वो तो हम कोऑर्डिनेशन पेयर बनाते हुए स्क्वायर ब्रैकेट्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हुए हम इस तरीके से नहीं करते। तो हम उसमें जस्टिफाई कैसे करेंगे कि कोबाल्ट के साथ CN है या NH3 क्रोमियम के साथ CN है? ये तो फिर ब्रैकेट में जो है वो दो अलग अलग कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, ये सिंगल कंपाउंड है बेटा। तो फिर आइसोमर का है। आइसोमर ये रहा आइसोमर। इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर स्विच क्या हुआ है बच्चे? अगर इसमें ध्यान से देखेगा, यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या लगा हुआ है? NH3 लगा हुआ है कि नहीं? और वहां कोबाल्ट के साथ क्या लगा हुआ है? CN। तो क्या हुआ, ये वाला जो CN था ये कोबाल्ट के साथ चला गया कि नहीं? पता चला। और जो दूसरा देखेगा, यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या लगा हुआ था? CN, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम के साथ अगर जो CN लगा हुआ था, अब देखो वहां पे क्रोमियम के साथ क्या लगा हुआ है? NH3 कहाँ से गया? कोबाल्ट वाला चला गया। तो फिर एक्सपेरिमेंटली स्विच करते हैं। एक्सपेरिमेंटली स्विच करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से स्विच करेंगे। या हम ये बात करें ये दोनों कंपाउंड ही इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा, ये वाला भी एग्जिस्ट करेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। समझ में आया बच्चे? जैसे अब ये नीचे वाला है, एक और एग्जांपल देखो इसके अंदर। जब हम इसकी बात कर रहे हैं, सेम यही है, CrNH3 6 CrCN6 एंड CrCN26 NH3 4 मिक्स हो गए, CrCN4 NH3 2। समझ में आया? यहां पर टोटल 6 NH3 6 CN, टोटल कितने? 12। यहाँ पे देखो 2 और 4 6, 4 और 2 6, टोटल मिला के अब भी 12, लेकिन अलग ढंग से इन्वॉल्व हो रखे हैं तो मिक्सअप हो गए हैं। इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये हमारे पास क्या रहेगा बच्चा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेटेड है वो बराबर नंबर। कोऑर्डिनेट देखो, नंबर तो ऑब्वियसली सेम रहेगा क्योंकि अगर जो सेंट्रल एटम के साथ वैलेंसी चेंज नहीं हो सकती, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर क्रोमियम 6 की सेकेंडरी वैलेंसी पोजेस करता है तो वो 6 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि लिगेंड स्विच कर गए हैं। मतलब लिगेंड उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ, लिगेंड सेटिस्फाई करना चाहिए। अब वो क्रोमियम वाला उठ के उसके साथ एक के साथ चले जाए या दूसरे के साथ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो दोनों ही क्रोमियम थे, बट फर्क क्या पड़ गया, वहां एक बारी में NH3 सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ CN और NH3 दोनों मिलके करते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से जो मिक्स होकर बनेगा, ये हमारे पास क्या बन रहा है बच्चे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्लियर है बच्चा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बाद हमारे पास आता है लिंकेज आइसोमर। नाम से समझ में आ रहा है लिंकेज का फर्क पड़ेगा। अब लिंकेज आइसोमर में द कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लिगेंड टू द मेटल और एटम और आयन। जैसे NO2, सिंपल, सबसे सिंपल एग्जांपल NO2 में नाइट्राइटो N होता है ना, लेकिन इसी को ONO नेगेटिव लिख दूंगा तो नाइट्राइटो O हो जाएगा। फर्क क्या पड़ा? वही 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन यहाँ है, वही 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन यहाँ है, लेकिन कनेक्ट होते ही यहाँ सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, यहाँ बनाएगा ऑक्सीजन। नाम में भी फर्क पड़ गया, प्रॉपर्टीज में भी फर्क पड़ गया। समझ में आई है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन इनकी मोड ऑफ अटैचमेंट जो लिंकेज है वो अलग हो जाएगी। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया ये? तो यहाँ पर हमारा जैसे ये ONO से अटैच है और यहाँ पे हमारे पास NO2 से अटैच है, ये दिख गया, यहाँ ONO और यहाँ NO2। फॉर्मूला लिखेंगे तो अल्टीमेटली इतना ही फर्क है, सिर्फ यहाँ पे NO2 लिख देंगे और यहाँ पे ONO लिख देंगे। ये लिंकेज आइसोमर है। क्लियर है बच्चा? लिंकेज आइसोमर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? Those isomers which have the same position of atoms or group but they differ in the spatial arrangement around the central atom। ये क्या हुआ? सिस और ट्रांस। यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पर कुछ भी बदलेगा नहीं, यहां पे सिर्फ सिर्फ स्पेशियल अरेंजमेंट, ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। जो हम बार बार बात कर रहे होते हैं कि सिस और ट्रांस हो जाता है, तो है ना, सिस में क्या होता है वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, ट्रांस में वो डायगोनली चले जाते हैं और रिपल्शन मिनिमम हो जाता है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है।
याद आया? तो वो जो हमारे पास होते हैं वो सिस और ट्रांस बेसिकली हमारे को क्या देते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म. द ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि वहां पे कोई सीधा सीधा और टेढ़ा वाला डायगोनल वाला शेप बनता ही नहीं है. तो टेट्राहेड्रल वालों के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, ये ध्यान रखना. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई बार आता होता है कि कुछ 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे तुम्हें और बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल पोजेस सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो जो टेट्राहेड्रल वाला होगा वो कभी नहीं करेगा. क्लियर? जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल पता है बच्चे कैसी होती है? पिरामिड जैसी. जैसे हम वो करते हैं, मैं दिखाता हूँ अभी. इस टाइप से है ना हमारे पास, ये एक ऊपर है, यहाँ ऐसे करके ये हमारे पास क्या बनता है? ये टेट्राहेड्रल शेप बनता है कि नहीं? इस टाइप से. तो ये जो हमारे पास ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, 1 2 3 और 4, और ये ऊपर की तरफ पिरामिड जैसा बन जाता है. तो ये जो शेप होता है ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला जो भी होगा ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनाएगा. इसके बाद हमारे पास देखो अब होता क्या है इसके अंदर. जैसे PtCl2 NH3 हो क्या रखा है बच्चा? देखो NH3 और NH3, इन पे ध्यान दो. मैं यहाँ पर जो NH3 और NH3 है ये कहाँ लगे हुए? बिल्कुल सीधा सीधा. क्लोरीन क्लोरीन कहाँ लगे हुए? बिल्कुल सीधा सीधा, है ना, एक ही साइड पे, एक ही एंड पे. लेकिन अब अगर NH3 और क्लोरीन अपनी पोजीशन स्विच कर दें तो यही जो कंपाउंड है जो पेल येलो है वो डार्क येलो में स्विच कर जाएगा. हुआ क्या है? NH3 और NH3 क्लोरीन और क्लोरीन अब ये डायगनली आ गए हैं कि नहीं? तो जब ये डायगनली आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस. याद कैसे रखो? सीधे सीधे सिस, टेढ़े टेढ़े ट्रांस, है ना. तो ये जो जब डायगनली आ जाते हैं तो वो डार्क येलो कलर का हो गया. तो इसकी जो कलर में डिफरेंस आया वो क्यों आया? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी उससे थोड़ी ज्यादा हो गई. क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्शन कम है. डिस्टेंस ज्यादा, रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई. क्लियर है बच्चा सिस और ट्रांस का कंसेप्ट? इस ऐसे ही इसके अंदर देखो हमारे पास सिस फॉर्म में क्या है? ये जो हमारे पास C2H53 लगा हुआ है, C2H53 लगे हुए हैं, ये दोनों के दोनों फास्फोरस के साथ जो हमारे पास लगे हुए हैं, है ना, ये दोनों के दोनों कहाँ लगे हुए हैं बच्चा? सीधा सीधा सिस है. और यही अगर डायगोनल में चले जाएंगे, यही अगर डायगोनल में चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रांस बन जाएगा. क्लियर है? हर किसी के अंदर यही चल रहा है. दिख रहा है बच्चे? यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो ये सिस फॉर्म है, इसमें क्लोरीन क्लोरीन पास थे. अगर यही बिल्कुल ऑपोजिट चले गए तो वो क्या आ गया? ट्रांसफॉर्म हो गया. क्लियर है? ट्रांस के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन रहेगी. क्लियर है? ट्रांस हमेशा कौन सा होगा? जो, और ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आता है ना, बनता कैसे है? ये कैसे है? ये हमारे पास जो है स्क्वायर कैसे बना हुआ? कोबाल्ट है, इधर NH3 इधर NH3, एक सिंगल प्लेन में है. और जो हमारे पास क्लोरीन क्लोरीन है वो उसके ऊपर और नीचे 90 डिग्री के एंगल पे. क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो ये वाले मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए, मिनिमम रिपल्शन हो गई. डन. फिर ये सारे उसी के एग्जांपल्स हैं. बायपिरामिडल वाले कंपैरेटिवली स्टेबल रहेंगे, रिपल्शन कम होते हैं. ये होता है ना, एक्सियल बॉन्ड की लेंथ भी तो ज्यादा लंबी हो जाती है रिपल्शन की वजह से. ठीक है, तो रिपल्शन की वजह से वो थोड़े स्ट्रेच हो जाएंगे इधर उधर. वो हमने PCl5 के अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, याद हो, कि PCl5 के 3 जो बॉन्ड्स होते हैं वो छोटे होते हैं और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं 2 लंबे होते हैं. वो क्यों होगा? क्योंकि बायपिरामिडल वाले प्लेन से भी रिपेल कर रहे हैं और एक दूसरे से भी रिपेल कर रहे हो तो थोड़ा दूर चले जाते हैं. डन. लेकिन यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऑपोजिट एंड स्पेस तरीके से चले गए, बायपिरामिडल वाली पोजीशन में आ गए, वो ट्रांस फॉर्म में आ गए हैं. ठीक है बच्चे? अब आता है व्हेन द 3 लिगेंड्स. ये देखना बच्चे, इसमें ये अलग तरह का आएगा. व्हेन द 3 लिगेंड्स विद सेम डोनर एटम्स आर ऑन द सेम ट्रायंगुलर फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रन, द आइसोमर इज कॉल्ड फेशियल और फेस आइसोमर. ये कब है? जिस टाइम पे हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा है. ये प्लेन, ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से बन रहा है? ये डायग्राम कैसा है बच्चे? एग्जैक्टली जैसे यही हमारे पास क्या आ गया है, ये जो है इसका सेंट्रल एटम बीच में है बिल्कुल. 1 2 3 और 4 हमारे पास यहाँ लिगेंड लगे हुए हैं. जो हमने कौन से लगाए हुए? ये वाले B B A A, यहाँ लग गए A A B और B. और जो दूसरा लगा है वो कहाँ की तरफ लगा? ऊपर की तरफ. और एक लगा है नीचे की तरफ. अब जो ऊपर था, जो एक्सियल बॉन्ड पे था, वो ये और ये तीनों सेम है. समझ में आ रहा है? ये और एक ऊपर वाला. तो अगर तुम इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो तो ये कैसा बन रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ ऊपर. तो इन तीनों को जोड़ोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? और यहाँ से एक फेस बन रहा है ट्रायंगल का.
तो ये फेस आइसोमर हो गया। समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो मेरे साथ? यहां पर एक है, यहां पर एक है, एक यहां पर है, तीनों ए हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा और ये जो फेस बनेगा ये फेस आइसोमर के नाम से जाना जाएगा। और इसी में अगर हमारे पास तीन लिगेंड्स ऑन द सेम इक्वेटोरियल प्लेन, if the three ligands are on the same equatorial plane of the octahedron is called meridional और mer isomer। इसमें देखो अब जरा, ये तो साफ समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या है, यहां पर क्या हुआ, सेम कहानी, यहां पर और यहां पर अब तीनों सेम है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से एक इक्वेटोरियल प्लेन का ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यहां पे इसी में बन रहा है, ऊपर और नीचे कुछ नहीं, सिर्फ इसके अंदर बन रहा है, तो इसको मर आइसोमर कहते हैं। क्लियर है? अगर एक्सेल वाले के साथ ट्रायंगल बनाएगा तो फेस आइसोमर, और एक ही इक्वेटोरियल प्लेन में बनाएगा तो वो मर आइसोमर हो जाएगा। डन है बच्चा? क्लियर है ये वाला? इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा ऑप्टिकल आइसोमर। देखो ऑप्टिकल आइसोमर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और एक अलग से तरह का टॉपिक होता है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए अगर मैं बताऊं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल active isomers have non-superimposable mirror images on which they cannot be superimposed। पहली बात तो एक काम करते हैं, देखो वैसे एक चीज बता दूं, ऑप्टिकल आइसोमर शायद इस बारी है नहीं सिलेबस में, क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, करवाया तो बहुत अच्छा है, मतलब करेंगे हम भी, एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपना सिलेबस। देखो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस और which cannot be superimposed on one another and the molecule which cannot be superimposed are called chiral। अब ये कायरलिटी या कायरल होता क्या है, पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है। मैं अपने इस हाथ की अगर मिरर इमेज देखूं, मिरर इमेज कैसे दिखेगी, बिल्कुल इस टाइप की, है ना। मैं अगर इसको शीशे के अंदर देखूंगा तो बिल्कुल इस टाइप का कुछ दिखेगा कि नहीं। अब मैं दोनों को अगर सुपर इम्पोज करूं, क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग डायरेक्शन आ गई है। अगर मुझे सुपर इम्पोज करना है तो जिस डायरेक्शन में इसका फेस है उसी डायरेक्शन में इसका फेस होना चाहिए, और अब सुपर इम्पोज करो, क्या ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट की नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बनती है तो ये क्या होता है, कायरल कंपाउंड्स होते हैं, और ये क्या शो कर रहे हैं, कायरलिटी। समझ में आई है? तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। समझ में आया? क्लियर है बच्चा? पता चल गया नंदनी जी? एक्टिव रहो, ठीक है, ये बात समझ में आई है बच्चा? अगर मैं यहां पर मान लो मेरे पास ये बॉटल है सैनिटाइजर की, अगर मैं इसको देखूंगा, इसके ऊपर लिखा हुआ छोड़ दो, क्या इसकी जो इमेज बनेगी वो इसको सुपर इम्पोज करेगी? अगर मैं घुमा के कर दूं तब भी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ये नॉन कायरल हुआ। कुछ भी इस टाइप का जो बहुत सिमेट्रिकल रहने वाला है, ये बॉटल है मान लो, मैं बॉटल को अगर ऐसे देखूंगा और उसकी इमेज सुपर इम्पोज करूंगा तो वो बिल्कुल एक दूसरे को सुपर इम्पोज करवा देगी, कुछ भी नहीं हटेगा वहां से, तो वो जो हमारे पास होंगे वो नॉन कायरल होंगे। क्लियर है बच्चा? ये समझ में आ गया? तो टू फॉर्म्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो और लेवो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन पोलैरियोमीटर इज कॉल्ड एनेंटियोमर्स। अब यहाँ एक छोटा सा ना शब्द समझ लेते हैं बच्चा। यहां पर बोला है कि दो फॉर्म्स होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। अब पहली बात तो यही समझ लेते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या हुआ। उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, इमेजिन करना मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं विजुलाइज नहीं करा सकता यहाँ पे, तो मेरे साथ अगर इमेजिन करोगे, कनेक्ट करोगे तो पता चलेगा क्या बोल रहा हूं। लेट अस अज्यूम यहाँ एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ बल्ब है, उस बल्ब को हवा में हमने रोका हुआ और उससे रोशनी निकल रही, कहाँ निकल रही? हर तरफ, बिल्कुल हर तरफ, एक स्फीयर की तरह हर तरफ लाइट फैल रही है। उसके पार्टिकल्स कहाँ वाइब्रेट करें? हर डायरेक्शन में। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, डन, और वो हर तरफ फैल रही है। अब मैंने क्या किया, यहां मैंने एक पोलराइजर लगा दिया। पोलराइजर का क्या काम क्या होता है, इस लाइट की जो वाइब्रेशन है, जो ऐसे 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 हर तरफ हर एंगल पे जो वाइब्रेशन है, उनमें से सिर्फ एक सर्टेन डायरेक्शन में वाइब्रेट होने वाले पार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लो मैंने ये पोलराइजर लगाया, इमेजिन करना ये पोलराइजर है। अब यहां से अगर लाइट आएगी तो क्या ये लाइट क्रॉस करेगी? नहीं करेगी। ये लाइट क्रॉस करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जो सीधी ये इस तरीके से लाइट आएगी वो बीचों बीच निकल जाएगी कि नहीं?
तो अब जो मेरे पास सेलेक्ट करके लाइट आई है वो सिर्फ इस तरीके से वाइब्रेट होने वाली आ गई, एक सर्टेन प्लेन ऑफ लाइट आ गई, एक ऐसी लाइट जो एक सर्टेन डायरेक्शन में ही वाइब्रेट हो रही है, जिसके पार्टिकल्स एक सर्टेन डायरेक्शन में ही वो ट्रैवल करिए। दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अगर मैं किसी सॉल्यूशन के थ्रू भेजूंगा तो हर सॉल्यूशन, दुनिया की हर चीज के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने ही तरीके से वाइब्रेट करती है। ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में जो स्टेबल है, अंदर 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 हर कोई टिका वाइब्रेशन पे ही है। अब ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट अगर किसी सर्टेन सॉल्यूशन में जाएगी तो ये उसकी वाइब्रेशंस के साथ सिंक्रोनाइज होकर किसी सर्टेन एंगल में रोटेट करेगी। तो जब किसी सर्टेन एंगल में रोटेट करेगी, अगर ये सॉल्यूशन इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो हम इसे कहते हैं लेवो रोटेटरी, और अगर राइट साइड रोटेट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंसेप्ट समझ में आया? ये लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? When plane of polarized light is rotated towards left side, we call it as levorotatory, and when plane of polarized light is rotated towards right side, we call it as dextrorotatory. क्लियर है बच्चा? ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक आता है अपना, the isomers which rotate the plane of polarized light to the right are called dextro or derotatory, whereas the isomers which rotate the plane of polarized light to left is called levorotatory. क्लियर है बच्चे? यहां तक हमारे पास ये समझ में आ गया बच्चे, लेवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबको पता चल गया है क्या? अब डेक्स्ट्रो और लेवो के बाद हमारे पास आता है, देखो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें बराबर बराबर डेक्स्ट्रो और लेवो मिक्स है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी आइसोमर्स, उसको हम क्या कहते हैं? रेज़मिक मिक्सचर। रेज़मिक मिक्सचर बेसिकली क्या है? जिसके अंदर इक्वल मोल्स ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों हमने डाल दिए, उस मिक्सचर को क्या कहते हैं? रेज़मिक मिक्सचर। सीधा सर। फिर आता है ऑप्टिकल आइसोमर इज कॉमनली शोन बाय द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट लिगेंड्स। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? डाइडेंटेट लिगेंड सबको पता है क्या है? डेंटिसिटी का क्लियर था। डाइडेंटेट कौन थे? जिनकी डेंटिसिटी 2 थी। इथाइलिन डायमाइन मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है ना। इसके अंदर अब ये जो हमारे पास इथाइलिन डायमाइन जब कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इथाइलिन डायमाइन क्या कराएगा? हर एक ईन के पास, हर एक इथाइलिन डायमाइन के पास दो दो डोनर साइड्स है, टोटल मिला के 6 को के कोऑर्डिनेशन नंबर को 3 ही ईएन सेटिस्फाई करेंगे। उस वजह से ये COEN थ्राइस बन गया और ऊपर कितनी वैलेंसी है? 3 पॉजिटिव। अब इस स्ट्रक्चर को देखो एक बार, यहां पर कोबाल्ट उसके साथ इथाइलिन डायमाइन ने क्या करा? ये साइक्लिक बनाया अपना, ठीक है, इसने भी और इसने भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बना। ये क्या है हमारे पास? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मिरर के अंदर जब इसको देखोगे तो ये क्या हुआ? ये फ्लिप होता दिख रहा है तुम्हें? ये वाला जो पार्ट है ये फ्लिप होके उधर चला गया, तो ये क्या सुपर इम्पोजेबल इमेज है एक दूसरे की? अगर मैं अब इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा एज इट इज, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं करेगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, ये डेक्स्ट्रो है और ये हमारा लेवो होता है। क्लियर है बच्चा? अगर मैं इस वाले पार्ट को, अगर मिरर के अंदर जो हमने इमेज बनाई है, मैं इसको उठा के इधर इसके ऊपर ला रहा हूं, तो क्या ये सुपर इम्पोज कर रहा है उसे? नहीं कर रहा। तो कायरलिटी तो शो कर ही रहे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं, है ना? ये समझ में आया? डेक्स्ट्रो और लेवो हमें याद रखना पड़ता है, हम अपने आप नहीं बताएंगे कि मतलब, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लेवो स्ट्रक्चर को देखकर नहीं पता चल रहा है। डेक्स्ट्रो और लेवो तो प्रॉपर्टी है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किस साइड रोटेट करता है, बस इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रो और एक लेवो। जो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बनाएंगे तो डेक्स्ट्रो का हमेशा लेवो बनेगी इमेज, लेवो की हमेशा डेक्स्ट्रो इमेज बनेगी। ये क्लियर है ये बात? फिर हमारे पास है नेक्स्ट वाला, ये देखो इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से बचा। ये जो अपने पास डेक्स्ट्रो है, ये जो पीटी के आसपास इथाइलिन डायमाइन ये हमारे पास लगे हुए हैं, तो इसकी भी जो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगी वो क्या बनेगी बच्चा? लेवो बन जाएगी। क्लियर बात है? ये साफ दिख रहा है सबको कि दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस बन रही हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है एक हमारी डेक्स्ट्रो आगे जो मेन इमेज है, जो मेन कंपाउंड था, और जो उसकी इमेज है वो हमारे पास लेवो रोटेटरी बन गई है। क्लियर है बच्चा? फिर है, अब टाइप्स में ब्रेक किया हुआ है हमने इसे, MAA3
MAA3 हमारे पास क्या था एग्जैक्टली जैसा अभी हमने इन के साथ वाला ये वाला एग्जांपल डिस्कस किया, CO इन है ना, ये इथाइलिन डायामाइन थ्राइस वाला जो अभी डिस्कस किया था, सेम इसी टाइप का हमारे पास है MAA3। कोबाल्ट इथाइलिन डायामाइन, वो ट्राई इथाइलिन डायामाइन के साथ कर लेंगे या ये ऑक्सिलेटो ग्रुप के साथ करेंगे। सब में होगा क्या, अगर मैं इसकी बात करूं क्रोमियम के साथ ऑक्सिलेटो ग्रुप ऐसे ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा हमारे पास, है ना, डाइडेंटेटा इस टाइप से बनाएगा। मिरर इमेज कैसे बनेगी, इस टाइप के, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, कायरलिटी शो कर रहा है, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो, बिल्कुल सेम है। फिर हमारे पास आता है कुछ ये MAA ट्वाइस X2, ये जो हमने अभी सेकंड वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, है ना, इसमें हमारे पास क्या एक ऐसा जिसकी डेंटिसिटी 2 है और एक नॉर्मल मोनोडेंटेट वाले, यही हुआ ना टोटल मिला के, तो हमारे पास ये वाला एग्जांपल बन गया MAA ट्वाइस इन 2 और Cl2, सेम बन रहा है कि नहीं। अब इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर भी क्या रहेगा, जो मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट जिस टाइम पे बनते जाएंगे, घुमा फिरा के देखो स्ट्रक्चर तो ये रहा, वही डेक्स्ट्रो और लेवो वाला पार्ट आ गया, ये वाला डेक्स्ट्रो है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज जो हमारे पास बनेगी लेवो रोटेटरी बन रही है। क्लियर है बच्चा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं। इसकी जिस टाइम पे मिरर इमेज बनेगी तो मिरर इमेज फ्लिप्ड बनती है, पता है ना, लेफ्ट का राइट हो जाता है, तो सिर्फ हमने फ्लिप्ड बनाई है, उठा के इसको इसके ऊपर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, कायरलिटी शो कर रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली आइसोमर्स है। क्लियर है ऋतिका बच्चा, पता चल रहा है सबको, ठीक है। चलो अब हाँ जी बच्चा, ये नेक्स्ट टाइप समझ में आ रहा है। AA इन हो गया एक, NH3 ट्वाइस और Cl2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ पर जो AA का मतलब होता है कौन है, डाइडेंटेट, X का मतलब कोई एक मोनोडेंटेट, Y का मतलब कोई एक मोनोडेंटेट, तो यहाँ पे हमने मोनोडेंटेट 2 लगा दिए। अल्टीमेटली होने तो देखो 2 और 2 4 और 2 ये जो डाइडेंटेट है वो उसकी कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्टीमेटली 6 वैल्यूज कंप्लीट होनी चाहिए। 6 हैं हमारे पास, तो इसमें किस टाइप का बनेगा, इस तरीके से, जो एक इन इस साइड है, बाकी क्लोरीन क्लोरीन NH3 यहाँ लगेगा, मिरर इमेज किधर को बनेगी, इन इस साइड आ जाएगा उधर से फ्लिप होके, वही लेवो और डेक्स्ट्रो हो गया हमारे पास, डेक्स्ट्रो मेन आ गया और इमेज जो बन गई है वो लेवो रोटेटरी आ गई है। सॉर्टेड है, क्लियर है बच्चा सबको। तो ये जो एग्जांपल्स हम बना रहे हैं ये MAA X2Y2 ये कुछ अलग नहीं है। AA का मतलब सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डाइडेंटेट लिगेंड है, और डाइडेंटेट लिगेंड ही 99% ऑफ द टाइम ये ऐसी जगह पे लगेगा कि जो मिरर इमेज के अंदर है वो फ्लिप करके ऑपोजिट साइड आएगा, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल पार्ट बना के देगा। क्लियर है ये, सिर्फ बिना देखो, सिर्फ हम ये कहें कि स्ट्रक्चर को देख के हम ये कहें लेवो और डेक्स्ट्रो नहीं है, कोई तरीका नहीं है ऐसा। ये एक्चुअल में लेवो और डेक्स्ट्रो वाला जो पार्ट है वो हमारे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट होने के बेसिस पे डेक्स्ट्रो और लेवो की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ स्ट्रक्चर रोटेट हो रहा है, वो तो कौन सा दूसरे वाले में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनटिल और अनलेस ये हमें स्पेसिफाइड नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर नहीं बताएंगे कि वो लेवो है या डेक्स्ट्रो। क्लियर बात है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जनरली बताऊं तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि लेवो और डेक्स्ट्रो हम किस तरीके से बता सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर, जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स आते हैं और सब आएंगे उसके अंदर हम लेवो और डेक्स्ट्रो को किस तरीके से मानते होते हैं कि अगर चीजें राइट साइड में हैं तो हम उसको डेक्स्ट्रो माने, लेफ्ट साइड में आए लेवो माने, वो लेकिन तब जब करेंगे ना उस वक्त डिस्कस करेंगे। जैसे अगर इसकी मैं बात करूं तो हमारा जो इन वाला पार्ट है ये राइट साइड में है ना, उस साइड में, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, डेक्स्ट्रो, और लेवो वाले में लेफ्ट साइड में है, तो उसको लेवो रोटेटरी कह रहे हैं। तो ये दो जो कंपाउंड हैं इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है, बस बाकी सब कुछ सेम है, केमिकल रिएक्शन सेम रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है। ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग का मतलब वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ठीक है, वो वाला उधर को घुमा देगा, ये वाला इधर को घुमा देगा, बस ये फर्क। समझ में आई है बच्चे बात, ये क्लियर है। इसी के साथ हमारा आइसोमर वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा वो है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर होता क्या है, हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुमने पहले पढ़ी है, +1 के अंदर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आई थी, याद है ना। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम देखो करते क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे करेंगे। अगर अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 से नंबर कम तो किसी का है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है,
सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैं हल्का सा बता रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर कि हर किसी को ना सही मतलब 2-3 ऑर्बिटल्स में किसी में डबल थे किसी में सिंगल थे, तो ये डबल वाला जंप करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और उसी के हिसाब से फिर जो हमारे पास जो कंबाइनिंग एटम आएगा वो उनके साथ ओवरलैप करके ऑर्बिटल्स को बॉन्ड बना देगा। ऐसा कुछ हमने किया था, बहुत डेप्थ में टॉपिक हमने +1 में समझा होता है। इसके अंदर जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है ना। 4 का मतलब है यही हुआ 4 ऑर्बिटल 1s3p, तो इसका ज्योमेट्री कैसी बनेगी, टेट्राहेड। एक और तरीका हो सकता है dsp2, जब इनर d ऑर्बिटल यूज होना शुरू हो जाता है तो dsp2 में एक d एक s और 2p, तो dsp2 का जो शेप बनता है वो क्या बनता है, स्क्वायर प्लैनर। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको याद रखना, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आई sp3 और जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर इनर d कॉम्प्लेक्स यूज होना शुरू हो जाए, dsp2 अगर बनेगा तो उसका शेप क्या बनता है बच्चा, स्क्वायर प्लैनर। क्लियर है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर पता है सबको शेप कैसा आता है। फिर आता है अगर हमारे पास 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो sp3d शेप क्या बना, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल पता है सबको कैसा होता है, एक ट्रायंगल देखो बाइपिरामिडल और पिरामिडल जिसको नहीं पता है, बहुत सिंपल चीज है। यहां पर एक सेंट्रल एटम, उसके आसपास 3 एटम्स ने बॉन्ड बना लिया, तो एक ट्रायंगल शेप बन गया कि नहीं। ये एक सिंगल प्लेन में बन रहा है, ये क्या हुआ, ट्रायंगल। अब उन्हीं के साथ, इसी प्लेन के साथ एक ऊपर की साइड बॉन्ड बन गया। अब यहां से अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं तो ये पिरामिड बना कि नहीं, कितने बने, 1 2 3 और चौथा ऊपर, तो पिरामिड बन गया ऊपर की साइड। पिरामिड में कैसा होता है, पिरामिड के अंदर अगर तुम देखोगे इस तरीके से शेप्स नहीं बनते, 4 तो टोटल एटम्स होते हैं ना, कंबाइनिंग एटम। ये मेरे पास सेंट्रल एटम है, एक इधर बॉन्ड बन गया, एक इधर बॉन्ड बन गया, मान लो ऐसे करके, और एक बॉन्ड बनेगा जो दूसरी साइड में बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना कुछ अपना जो ऐसे करके बन रहा होता है। एक अब मैं बनाऊं कैसे, रुको, ऐसा इस टाइप का बनेगा कि नहीं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे कुछ बन जाएगा, इनको जोड़ूंगा। ये हमारे पास क्या बना, प्लेन में, और अगर एक ऊपर आ गया है, अब इनके फेसेस अगर मैं जोड़ दूं तो ये हमारे पास पिरामिडल शेप बना कि नहीं। अब एक पिरामिड बन रहा है अगर ऊपर है, अगर ऐसा ही नीचे भी आ जाए तो टोटल 5 हो गए, 3 ये थे, चौथा ये और 5वां ये, तो दोनों तरफ ऊपर और नीचे 2 पिरामिड बन रहे हैं, बाइपिरामिडल हो गया। समझ में आइए, तो ट्रायंगल बाइपिरामिडल के अंदर टोटल हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग एटम्स 5 होंगे, उनके साथ मिला जुला के जो शेप बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा, ट्रायंगल बाइपिरामिडल। और अगर हमारे पास 6 होगा तो sp3d2 बन सकता है, जिसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, या d2sp3। d2sp3 में क्या होगा, इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे जो कि ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें। अब मेन यहां से चीजें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि यहां से अब एक ऐसा टॉपिक शुरू हो रहा है, ये वीबीटी, जो पेपर में 99% का क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब कंफर्म्ड है। और इसी का अगर तुम देखोगे ध्यान से तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। हाइब्रिडाइजेशन वाली स्टेट की तरह ही हम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, उसकी इनर डी ऑर्बिटल आएगा, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। वो सारी प्रॉपर्टीज हम वीबीटी के बेसिस पे करेंगे। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे फिर साथ में। एक बारी साथ के साथ बच्चे नोटबुक्स निकालेंगे, हर बच्चा साथ में करेगा। एक बार इसको लिखो, CrNH363 पॉजिटिव। ये हमारे पास सिंपल सा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, CrNH363 पॉजिटिव। सारे लिखना है इसको, NH363 पॉजिटिव। ठीक है, अब सबसे पहला काम लिख लिया बच्चे सबने। ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, सबसे पहला काम क्या करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अदरवाइज क्रोमियम का सबको वो पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी, याद है, क्रोमियम कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले होते थे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी, क्या थी बताओ, 3d5 4s1 ऐसी थी, या इसको इस तरीके से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले 4s1 लिख लूं, यहां पे सेम ही बात होती थी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1 3d5, वरना होना क्या चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता था। याद है सबको ये? अब यहां पर जब 4s1 3d5 हमारे पास हुई है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसके अंदर जरा कितनी है, कितने निकले? +3 निकल गई। +3 का मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कहां से करेगा? s के अंदर। देखो इलेक्ट्रॉन डलते भी पहले s में है, निकलते भी पहले s से, पता है ये वाला पार्ट। तो एक काम करते हैं, पहले मैं 3D यहां बना देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, और ये 4s वाला पार्ट है, 4s, और ये 3D। और 4p वाला जो है हमारे पास वो क्या है बच्चा? खाली पड़ा हुआ है अभी, क्योंकि 4s शुरू हो गया तो हमारे पास 4p वाला भी अभी वहां पे होगा ही। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने बचा? Cr3 पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन गया, एक ये इलेक्ट्रॉन गया, और एक ये इलेक्ट्रॉन गया। चला गया कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये हमारे पास Cr3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि नहीं? अब इसके बाद हमारे पास क्या है? NH3। हमारे पास क्या है? NH3 NH3 के पास क्या होता है बच्चा? एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास डोनेट करने के लिए। तो ये जो NH3 है वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर आएगा और इनके अंदर अकोमोडेट कर लेगा। 1 2 3 4 5 और 6। हुआ कि नहीं? 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। हुआ कि नहीं? ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? D2sp3। किसी को परेशानी इसमें? समझ में आई ये बात? तो ये जो D2sp3 है, ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल गई है। अब इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज कैसे समझें? अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियस सी बात है हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड होंगे तो ऑड नंबर में मिलेंगे। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या होता है बच्चा? पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। समझ में आइए? यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं। और ये जो d ऑर्बिटल है, देखो 1s2 2s2 2p6 के बाद 3d के बाद 4s 4p और 4d भी थे वहां पे, है ना? हमने 4d वाले यूज नहीं करे, हमने कौन से यूज करे? अंदर वाले थे जो 3d वाले थे। इनको हम क्या कहते हैं? इनर डी कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या कहेंगे? इनर डी कॉम्प्लेक्स। किसी बच्चे को प्रॉब्लम इसमें समझने में इशू है? सिंपल था बच्चे, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? प्रांजल क्लियर है बच्चे सबको ना? ये वाला एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। ये वाला देखो, कोबाल्ट के साथ CuNH3 सेम ही रहेगा वैसे, बट करो फिर भी सेम ही रहेगा, वो भी कुछ अलग फर्क नहीं आएगा। एक काम करते हैं, कुछ दूसरा ढूंढते हैं, अगर निकलेगा तो हमारे पास। ये वाला करो बच्चा। अब ना एक और तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी मैं, मेरी बात सुनो एक बार ना, शुरू में ही मैं अभी बता देता हूं। तो मैं एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहा हूं बच्चे, ध्यान देना एक बार। अब ना मेन क्या कहानी आती है कि जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? जैसे CO के अंदर NH3 है, अगर यहां पर ही इस वाले में क्या लगा हुआ है बच्चे? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और NH3 में एक डिफरेंस है फील्ड का। एक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक होता है जो वीक फील्ड लिगेंड होता है। हमें याद कैसे रखना है? अगर मैं याद रखने की बात करूं, एक तो पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम्हें दे ही देता हूं। पहले ये और लिखो बच्चे साथ में, अभी जो मैं बता रहा था। अगर हमारे पास इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं बच्चा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर आउटर डी वाले को करते तो उसका नाम क्या होता है? वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। क्लियर है? अब हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब क्या है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सारी स्पिन एक तरफ को ऐड हो रही है ना, तो हमारे पास क्या बन रहा होता है? उसके हिसाब से हम स्पिन की बात कर रहे होते हैं वैसे। पर मेन ये याद रखेंगे अभी कि अगर जो इनर डी कॉम्प्लेक्स होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा आउटर डी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है बच्चे, और आउटर डी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हाई स्पिन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? क्लियर है यश? पता चल रहा है? चलो
अब एक काम करते हैं, सुनो, यहां देखो बच्चे क्या लिखा हुआ मैंने, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। सिंपल, अभी हम बात कर रहे हैं इसी की। मैं एक बार तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रहा हूं, एक बार वो लिख लो बच्चा। ये हमने CFT के बाद लिखी हुई है, लेकिन लिख लो ये वाला, ठीक है? एक सेकेंड रुकना बस, ये लिखो बच्चा। ये हमारे पास क्या है, इस पे अगर तुम ध्यान दोगे तो याद रखने के लिए बता रहा हूं सिंपल, बाकी तो अपना एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। देखो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जितने भी हमारे हेलोजेंस हैं ये वीक फील्ड लिगेंड्स में आ रहे हैं। SCN नेगेटिव, S2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, OX नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। जितने के ऊपर नेगेटिव था, ज्यादातर, सब नहीं, नेगेटिव वाले सारे वीक फील्ड लिगेंड है। फिर जो न्यूट्रल शुरू हो गया H2O, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शुरू हो जाते हैं यहां से। NCS नेगेटिव, EDTA4 नेगेटिव, ये देखो ये EDTA नेगेटिव है, NCS नेगेटिव है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जहां पर भी हमारे पास नाइट्रोजन या कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो ज्यादातर हमारे पास क्या रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। इवन ऑक्सीजन के साथ, बस एक ऑक्सो वाला है जो हमारा वीक है, ठीक है, नहीं पर ऑक्सीजन नहीं गिनेंगे, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन रखो। नाइट्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे वो ज्यादातर हमारे पास क्या रहने वाले, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहने वाले हैं। अब इनके अंदर ध्यान से देखो, सबके अंदर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन या कार्बन है। तो जिस जिस में ऑक्सीजन या कार्बन होगा जिस भी लिगेंड्स के अंदर, वो सारे हमारे पास क्या रहने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्लियर है, बात समझ में आई है बच्चा? याद रखने का तरीका ये कि जिस भी लिगेंड के पास नाइट्रोजन या हमारे पास कार्बन होता है वो सारे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहते हैं। बस एक मिनट रुकना। इफ द डोनर एटम इज कार्बन और नाइट्रोजन, तो हमारे पास वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। अगर उसके अलावा जो भी होगा वो वीक फील्ड लिगेंड होगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट क्या है, इसकी इतनी जरूरत क्या है? हमारे पास जब हम बच्चा VBT के क्वेश्चंस करते हैं तो यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास एक प्रॉपर्टी आती है। देखो, इन दो एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, यहां से तुम्हें क्लियर आ जाएगा। अपने पास क्या है, CONH36 या COF6, ये दो दिख रहे हैं। एक बार CONH3 वाला, इसका जो अपना इस तरीके से पूरा हाइब्रिडाइजेशन के साथ है वो बना के देखो, अभी बताता हूं क्या कर रहे हैं। बनाओ, CONH36 का बनाओ बच्चे एक बारी, फिर COF वाले का बनाएंगे। करो बच्चे साथ साथ में। हमारे पास क्या है, CONH3, तो बार हेक्सामाइन, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है कुछ 3 पॉजिटिव आए, ठीक है। ये करो बच्चे इसको। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, 3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव। अब इसकी जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा बच्चा 27 के लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना बन रहा है 3d7, ऐसा। तो हमारे पास 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और d के अंदर कितने हैं बच्चा, 7। ऐसा, ठीक है कि नहीं? अब 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में से, 1 इलेक्ट्रॉन ये गया अनपेयर्ड वाला, मतलब पेयरिंग वाला, और एक ये गया कि नहीं? ये समझ में आया? तो हमारे पास अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s0 बनी कि नहीं? क्लियर है ये? सॉरी, 1 में जाएगा, 1 में गलती से बचा, सॉरी 4 नहीं थे, मतलब 3 रिलीज करने थे हमें, ये बन गया हमारे पास। तो 3d6 4s0 इतना बन गया। अब NH3 जो हमारे पास है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो यहां 4s है तो 4p भी खाली पड़ा है हमारे पास और 4d भी है। अब 4d के बारे में बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो बात की बात है, पर 4p है अभी। अब देखो, जो मैंने अभी तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जब लिखवाए तो उसमें NH3 एक कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में था। अब ये जब आएगा तो ये क्या करेगा,
ये बैक पेयरिंग करा देगा। ये क्या कराएगा? इसकी फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करेंगे बच्चे? बैक पेयरिंग कर लेंगे। ये कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझना। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो यहां पर एक ये है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2, ये तो पूरे पेयरिंग थे ही। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करके इसमें आ जाएंगे। समझ में आइए क्या हुआ है? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसकी फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बैक पेयरिंग कर लेते हैं और ये हमारे डी ऑर्बिटल अब खाली होगा। समझ में आइए? ये सिर्फ तब होगा जब फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा। अब जो NH3 आएगा, 2 तो ये खाली हमारे पास डी के हैं, एक है 4s का खाली और 3 है p के खाली। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। तो NH3 आएगा, यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां बनाएगा, यहां और यहां। टोटल क्या हो गया? D2A। ये क्या हुआ? D2sp3। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई इसकी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास? कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चा? डायमैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन इनर डी कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है। इनर डी कॉम्प्लेक्स यूज होता है तो क्या रहता है? अभी लिखा था इनर डी कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आया बच्चे? इनर डी का लॉजिक समझ में आया? अब पक्का हर किसी को क्लियर हो गया बच्चे ये वाला? अब इसी में एक काम करते हैं, यहां पर NH3 की जगह मैं फ्लोरीन लिख रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम। NH3 की जगह मैंने लिखा फ्लोरीन। पहले तो इसकी वो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है अब? हाँ जी, हाँ NH3COF 3 नेगेटिव आ जाएगा ऊपर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ यहाँ 3 नेगेटिव। अब करो। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल रही है बच्चा? अभी +3 आ रही है। अभी देखो यहां तक समझ में आया ना बच्चे सबको? मैंने क्या किया, सेम एग्जांपल, सेंट्रल एटम अभी भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 ही है, ऊपर 3 नेगेटिव आने की वजह से जो इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी 3 पॉजिटिव आएगी। कुछ बदलाव नहीं आएगा। कुछ अगर नहीं बदलेगा तो यहां पर क्या आया है? 3d7 1 2 3 4 5 6 और 7 और 4s के अंदर 2, ऐसे ही था बच्चा। लेकिन अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया। किसी को दिक्कत? सेम वही 3d6 और 4s 0 और साथ में जो 4p वाला हमारा खाली ऑर्बिटल है वैसा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब फ्लोरीन जो है वो सबसे वीक फील्ड लिगेंड्स में आता है और वीक फील्ड लिगेंड्स में आने की वजह से उसकी फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर ये इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग नहीं करेंगे। क्लियर है? अगर ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो 6 फ्लोरीन फिर अकोमोडेट कहां करेंगे? वो 6 के 6 फ्लोरीन क्या करेंगे? वहां पे से ये तो थे 3p के लिए और इसके बाद जो 4d ऑर्बिटल वाले हैं, ठीक है, ये क्या आया बच्चा? 4p और ये है 4d। अब जो f वाला आएगा वो कहां जाएगा? देखो जो फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसकी कॉन्फिगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आई? sp3d2। ये डी कौन से वाले यूज हुए हैं? आउटर डी कॉम्प्लेक्स। समझ में आई ये बात? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा था तो क्या यूज हो रहे थे? इनर डी कॉम्प्लेक्स। अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा है तो क्या बना बचे? आउटर डी। अब एक बात बताओ, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। डन है? कॉन्फ़िगरेशन हमें sp3d2 समझ में आ गई है और इसका कॉम्प्लेक्स इस टाइप का बनेगा, लो स्पिन या हाई स्पिन? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया बच्चे? किसी को दिक्कत? ये हमारा वीबीटी का कंसेप्ट है और ये पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें तुमसे पूछा जाएगा
कि पैरामैग्नेटिक कौन सा है, डायमैग्नेटिक कौन सा है, इनका स्पिन कैसा है। इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन है बच्चे जो तुम्हें कर लेने, अटेम्प्ट करके रखने, बहुत सिंपल सा ये, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस कहीं लगेगी नहीं। यही स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आकर सिर्फ बैक पेयरिंग का ध्यान रखना है, उसके अलावा सीधा सीधा जहां खाली जगह मिलेगी वहां बॉन्डिंग कर देनी। क्लियर है बच्चा? डन।